ओके जी। अब रेडियो अलर्ट जॉइंट जो है, डिस्टल रेडियो अलर्ट जॉइंट एंड प्रॉक्सिमल रेडियो अलर्ट जॉइंट, उसके इंजरीज की बात करते हैं। तो ये जो है ज्यादा कॉमन है। एल्बो जॉइंट की जो इंजरीज होती है, एल्बो रीजन की जो इंजरीज होती है, वो काफी ज्यादा कॉमन होती है। अच्छा, इसमें अर्ली एडोलेसेंस एडल्ट स्टेज में जो है इंजरीज काफी ज्यादा होती है। एपोफिजाइटिस हो सकता है। एपोफिसिस क्या होती है कि असल में वो बॉडी प्रोजेक्शन होते हैं जहाँ पे मसल एक्सर्ट होता है, सही है। तो वहां पे वहां की इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा कॉमन होती है, वहां पे स्ट्रेन्स जो है वो काफी ज्यादा कॉमन होते हैं इससे। अच्छा, तो पहले जो है देयर इज अ कंप्रेशन इंजरीज। कंप्रेशन इंजरीज जो है क्या होती है, कंप्रेशन इंजरी में आपके जो बोन्स होते हैं ना, तो वो एक दूसरे के साथ कंप्रेस होते हैं। मतलब ये आपका ह्यूमरस हो गया ना, यहाँ से आपका रेडियस है एंड अल्ना है। सिर्फ जो लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस आती है ना इस डायरेक्शन में, तो वो आपके ह्यूमरस को और रेडियस अल्ना को एक दूसरे के साथ कंप्रेस करती है, सही है। सो कंप्रेशन के लिए जो मेन फोर्सेस होती है, वो थ्रू उसकी जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड होती है, वो थ्रू हमारी बॉडी कंपोनेंट्स के थ्रू प्रोवाइड होती है, सही है। तो अगर ये स्ट्रेसेस जो है काफी ज्यादा हो गए, तो हमारे जो बोनी रेजिस्टेंस होते हैं ये फेल हो सकते हैं। मतलब कि ये इन बोन्स में जो है फ्रैक्चर हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर फॉलिंग एंड क्लोज बैक पोजीशन, क्लोज बैक पोजीशन में जब आपका एल्बो बिल्कुल एक्सटेंडेड होता है ना, तो एक्सटेंडेड एल्बो में जो है ये कंप्रेशन इंजरीज काफी ज्यादा कॉमन होती है। आप इस बंदे को देखिए, तो इसका एल्बो बिल्कुल एक्सटेंडेड है और उसके साथ साथ इस पे ग्राउंड की जो कंप्रेशन फोर्स आती है, तो वो इसके एल्बो जॉइंट पे ट्रांसमिट हो जाती है, सही है। तो अगर ये फोर्सेस जो है ये ज्यादा अल्नर बोन पे आती है, रेडियस बोन पे आती है, तो फिर क्या होता है कि रेडियल हेड जो है वो फ्रैक्चर हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेडियल हेड जो है फ्रैक्चर हुआ है। और उसके साथ साथ रेडियल फ्रैक्चर के साथ साथ मोस्टली जो है एंड्रोशियस मेम्ब्रेन का जो सेंट्रल पोर्शन होता है ना, तो वो भी टेयर अप हो जाता है, सही है। ये सेंट्रल पोर्शन जो है इसमें टेयर्स हो जाते हैं। और सेंट्रल पोर्शन में ये खास बात होती है कि अनफॉर्चुनेटली इसकी जो हीलिंग कैपेबिलिटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा कम होती है। ये आसानी से हील नहीं होता, सही है। अच्छा जी, अगर ये कंप्रेसिव फोर्सेस जो है अल्ना पे बहुत ज्यादा आती है, तो फिर क्या होता है कि उसकी वजह से अल्ना का जो कोरोनॉइड प्रोसेस होता है या उसका जो एलेक्ट्रेनल प्रोसेस होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरोनॉइड प्रोसेस जो है वो फ्रैक्चर हुआ है। तो कोरोनॉइड प्रोसेस या एलेक्ट्रेनल प्रोसेस जो है वो फ्रैक्चर हो सकता है। अगर अल्ना और अगर ये फोर्सेस बहुत ज्यादा है कि अल्ना और रेडियस भी इसको कंपेंसेट नहीं कर पाए, तो ये फोर्सेस फिर ट्रांसमिट होती है हमारी रेडियस में, सही है। और रेडियस पे जब ये आती है, सुपेरियर रेडियस को फ्रैक्चर कर सकती है एट द सुप्राकॉन्डाइलर रीजन। कॉन्डाइल्स के ऊपर जो ये रीजन होते हैं ना, तो वहां पे ये फ्रैक्चर कॉज कर सकती है, सही है। अच्छा जी, हमारे मसल जो है ये भी अगर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, तो इनमें भी कंप्रेशन की कैपेबिलिटी होती है। ये भी हमारे जॉइंट्स को कंप्रेस कर सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो ये हमारे नर्व को कंप्रेस कर सकते हैं, बोन को फ्रैक्चर कर सकते हैं, जॉइंट की डिस्लोकेशन कर सकते हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बेसबॉल की बात करें, तो जब हम बेसबॉल में पिचिंग करते हैं ना, जब हमारा हैंड जो है वो बिल्कुल एक्सटर्नल रोटेटेड होता है, एल्बो फ्लेक्स होता है, तो उस टाइम जब आप बॉल फेंकते हैं ना, जब आप थ्रो करते हैं, तो आपके एल्बो पे 90% ऑफ द बॉडी वेट जो है वो आपके एल्बो पे आता है। इतना ज्यादा फोर्स जो है वो कंप्रेसिव फोर्स जो है आपके एल्बो पे आ सकते हैं, सही है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप रिपीटेटिव कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं फ्लेक्सर कार्पाई एल्नारिस मसल की, यहाँ पे आप देखें फ्लेक्सर कार्पाई एल्नारिस ये वाला मसल है। अगर आप इसकी रिपीटेटिव कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, तो इसके नीचे से नर्व गुजरती है अल्नर नर्व। अल्नर नर्व जो है ये हमारे मीडियल एपिकोंडाइल और एक रेनल प्रोसेस के बीच में एक टनल होता है जिसको कहते हैं क्यूबिटल टनल। तो क्यूबिटल टनल से जो है हमारी अल्नर नर्व पास होती है, सही है। तो अगर हम फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन बार बार करवाते हैं फ्लेक्सर कार्पाई एल्नारिस की, तो उसकी वजह से जो है ये अल्नर नर्व जो है ये कंप्रेस हो जाती है, सही। और ये एक सिंड्रोम कॉज कर लेती है जिसको कहते हैं क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। क्यूबिटल टनल सिंड्रोम में हमारे जो फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर होते हैं ना, तो इसके मोशन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, सही है। मतलब ये सही तरह से मूवमेंट पे परफॉर्म नहीं करते। अच्छा, डिस्ट्रक्शन इंजरीज क्या होती है। अच्छा, डिस्ट्रक्शन इंजरी का मतलब ये है कि जब आप दोनों बोन्स को मतलब कि रेडियल ह्यूमरस है और उसके साथ अल्ना और रेडियस है, सही है। तो अगर आप एक दूसरे से अपार्ट इसको खींच लेना, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रक्शन इंजरीज, सही है। तो अगर आपका हैंड जो है वो प्रोनेटेड हो और वो बिल्कुल एक्सटेंडेड हो, और आप फिर उस पर लॉन्गिट्यूडनल फोर्स अप्लाई करते हैं, आप उस पर ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं,
उसमें क्या होता है कि आपको जो रेडियस हेड होता है ना वो यहाँ पे एनुलर लिगामेंट से बिल्कुल निकल जाता है। यहाँ पे आप देखें तो एनुलर लिगामेंट से हेड जो है निकला हुआ है, यहाँ पे कम्प्लीटली हेड जो है उसके बाहर निकल जाता है, सही है। और ये जो है डिस्ट्रैक्शन इंजरी कॉज कर लेता है। ये डिस्ट्रैक्शन इंजरीज जो है ये बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन होती है जो कि 5 ईयर से यंगर होती है, ठीक है। और एडल्ट में ये बहुत कम होती है। इस वजह से ये इसको जो है जब आप किसी बच्चे को पुल करते हैं ना उसके हैंड से, इस तरह जब आप दोनों हैंड से या उसको उठाते हैं या एक हैंड से आप उसको पुल करते हैं तो उसका जो रेडियस होता है वो एनुलर लिगामेंट से निकल जाता है, सही है। और इस वजह से इसको कहते हैं नर्व मेड एल्बो और पुल्ड एल्बो इसको कहते हैं, सही है। अच्छा जी, वेल्गस वेरिस इंजरीज क्या होती है? अगर आपके जॉइंट जो है एल्बो जॉइंट उसके एक साइड पे कंप्रेसिव फोर्सेस इंक्रीज होती है तो आपका एल्बो जॉइंट का जो दूसरा साइड है होता है वहां पे कंप्रेसिव फोर्सेस इंक्रीज हो जाती है, सही है। अच्छा जी, जब आप बैक स्विंगिंग करते हैं या कॉकअप पोर्शन जब आप बॉल फेंकते हैं ना तो ये जो है ये वाला स्टेप ये जो है असल में ये कॉकअप है या बैक स्विंग इसको हम कहते हैं। आपका हेड जो है वो एक्सटर्नली रोटेटेड होता है शोल्डर जॉइंट और एल्बो फ्लेक्स होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो ज्यादा फोर्स आते हैं वो आपकी मीडियल कोलैटरल लिगामेंट पे आते हैं। मीडियल कोलैटरल लिगामेंट को जब आप बार बार स्ट्रेस देते हैं बार बार स्ट्रेस देते हैं तो वो लैक्स हो जाते हैं, मतलब उसकी जो उसमें जो रेजिस्टेंस होती है ना वो कम हो जाती है, वो लूज हो जाता है। तो आपको जो मीडियल साइड जॉइंट होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। जब मीडियल साइड पे लूज हो गया जॉइंट तो उसमें जो कैरिंग एंगल होता है ना तो वो इंक्रीज हो जाता है, सही है। अच्छा, जब इस साइड पे आप देखें ना तो यहाँ पे जॉइंट जो है वो लूज हो गया, यहाँ पे लिगामेंट्स लूज हो गए तो आपका जॉइंट जो है वो इस साइड पे ज्यादा जाएगा। तो जितना ये वेल्गस साइड पे जाएगा तो आपका कैरिंग एंगल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब यहाँ पे है फिर जो है लूज होगा तो ये और ज्यादा लैटरली जाएगा तो आपका कैरिंग एंगल इंक्रीज होगा। जब आपका कैरिंग एंगल इंक्रीज होगा तो उस साइड पे जो है डिस्ट्रक्शन फोर्सेज होगी। जो लेटरल साइड होता है वहां पे कंप्रेसिव फोर्सेज इंक्रीज हो जाएगी, सही है ना, क्योंकि आपका जो रेडियस है वो ज्यादा के पेचुलम के साथ कंप्रेस होगा। जब ये कंप्रेशन होगी तो उस वजह से जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है ना तो उस पे उस प्रोलॉन्ग कंप्रेशन की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, सही है। तो वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो कैपेसुलम की जो है एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है। एवेस्कुलर का मतलब ये है कि वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं है, ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से वहां पे इस्कीमिया होगा और इस्कीमिया ना होने की वजह से वहां पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि टिश्यू की डेथ स्टार्ट हो जाएगी, सही है, ऑफ द कैपेचुलम। सो अगर आपके जॉइंट की एक साइड पे कंप्रेसर फोर्सेज आ रही है तो दूसरे साइड पे उसकी डिस्ट्रक्शन फोर्सेज आएंगी, सही है। अच्छा अच्छा, और कंडीशन जो कि थ्रोइंग एल्बो के साथ एसोसिएटेड है दे आर द अल्नर न्यूराइटिस, फ्लेक्सर प्रोनेटर मसल स्ट्रेन और टेंडनाइटिस एंड मिडिल एपिकोंडाइलाइटिस। न्यूराइटिस का मतलब यह होता है कि अल्नर नर्व की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। फ्लेक्सर प्रोनेटर मसल स्ट्रेन और टेंडनाइटिस की मतलब जो कॉमन फ्लेक्सर टेंडन होता है ना वहां से प्रोनेटर मसल भी राइज होता है, प्रोनेटर टीरीज वहां से सारे फ्लेक्सर्स भी राइज होते हैं। तो उनमें अगर टीयर्स हो जाते हैं तो उनको हम स्ट्रेन कहते हैं और अगर उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम टेंडनाइटिस कहते हैं, ठीक है। मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस जो मीडियल एपिकोंडाइल होता है ना उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस जो है इसको गोल्फर्स एल्बो भी कहते हैं, सही है। गोल्फर एल्बो भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि रिपीटेटिव फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन जब इस मसल की होती है, फ्लेक्सर कॉमन फ्लेक्सर टेंडन जो होता है जब उसकी रिपीटेटिव आप कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं तो वहां पे मीडियल एपिकोंडाइल जो है उसकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, सही है। और ये कब ज्यादा होती है जब आपका एल्बो फ्लेक्स आपका एल्बो एक्सटेंडेड होता है और प्रोनेटेड होता है और आप रिस्ट की बार बार फ्लेक्शन करवाते हैं, सही है। तो आप गोल्फ जब आप किसी आप इस बंदे के हैंड को देखें ना दे आर एक्सटेंडेड प्रोनेटेड भी है और फिर जो है इसमें फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन बार बार होती रहती है रिस्ट पे। तो उस वजह से जो है जो कॉमन फ्लेक्सर टेंडन होते हैं बार बार लूज होता है, उस वजह से मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस स्टार्ट हो जाता है, सही है। और मीडियल एपिकोंडाइलाइटिस पे ज्यादा जो इंजरी कॉज होती है वो तब होती है जब आप इस बॉल की बजाय आप ग्राउंड को हिट करते हैं, सही है। तो उसमें जो है मिडिल एपिकोंडाइलाइटिस ज्यादा उसके ज्यादा चांसेस होते हैं, सही है। ये ट्रक्शन बेस्ड इंसल्ट है, मतलब कि आप मसल को बार बार यूज करते हैं, आप पुल करते हैं मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से जो एपिकोंडाइल होता है वो उस पर ट्रक्शन आती है, ठीक है। एट द इंसर्शन एंड द मिडिल एपिकोंडाइल golf club head hitting the ground
इंस्टेड ऑफ द बॉल। फिर जब आप बॉल की बजाय आप ग्राउंड को हिट करते हैं तो आपका सारा जो इम्पैक्ट आता है वो आपकी मीडियल एपिकॉन्डाइल पे आता है, उसकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, उसको हम कहते हैं गोल्फर्स एल्बो। फिर इसी तरह का बिल्कुल इसी तरह का फिनोमिना जो है आपकी लैटरल एपिकॉन्डाइल पे भी होता है, और उसको हम कहते हैं लैटरल एपिकॉन्डाइलिटिस, और उसको गोल्फर एल्बो की बजाय जो है उसको कहते हैं टेनिस एल्बो। बाकी जो सीक्वेंस होता है वो इस तरह का होता है कि जब आप कॉमन एक्सटेंसर टेंडन को ज्यादा यूज करते हैं तो आपका लैटरल एपिकॉन्डाइल जो है उस पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, और उसको कहते हैं लैटरल एपिकॉन्डाइलिटिस। लेकिन इसमें जो है कॉमन फ्लेक्सर टेंडन इन्वॉल्व होता है, जो मीडियल एपिकॉन्डाइल से अराइज होता है, उसमें कॉमन एक्सटेंसर टेंडन इन्वॉल्व होता है जो कि लैटरल एपिकॉन्डाइल से अराइज होता है। सही है। तो ये थी सारी इंजरीज ऑफ द एल्बो जॉइंट। एंड थैंक यू। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं।